हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विजय और मैं हूं आदित्य। हमारे चैनल एडीवीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री सीरीज का तीसरा दिन है, तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने वीडियो की। तो दोस्तों, कल हमने इटली के एकीकरण के बारे में देखा। आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो इटली में और जर्मनी में लगभग एक समान प्रक्रियाएं ही चल रही थी, इसलिए इटली में और जर्मनी में जो एकीकरण हुआ वो लगभग साथ साथ ही हुआ। तो आइए पहले जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, जर्मनी जब मध्यकाल जब 800 ईस्वी के आसपास शार्लमा के नेतृत्व में जर्मनी जो था वो एक शक्तिशाली राष्ट्र था, मतलब वो लोगों में एकता की भावना थी। लेकिन आधुनिक युग आते आते जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बट गया और लोगों में से एकता की भावना मतलब नष्ट हो गई। और साथ ही दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी। जैसे कि जो ईसाई होते हैं दोस्तों, वो दो समुदाय में होते हैं, एक होता है कैथोलिक और एक होता है प्रोटेस्टेंट। तो जो उत्तरी जर्मनी था उसमें प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग रहते थे और वहां पे जो प्रसा था वो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। और साथ ही दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे और दक्षिणी जर्मनी में डायट थी, वहां पे लोग मिलते थे, लेकिन वहां पे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। इसलिए अब तक जर्मनी में एकीकरण का जो बात था वो सामने नहीं आया था। तो जब नेपोलियन ने जर्मनी को जीता तो 1806 ईस्वी में उसने जर्मनी में राइन राज्य संघ का निर्माण किया। और दोस्तों, जर्मनी में जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास का श्रेय नेपोलियन को ही दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसने ही जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और साथ ही बहुत सारे बुद्धिजीवी, कलाकार, शिक्षक, छात्र इन सभी ने भी मिलकर लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। जैसे कि बहुत सारे कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से, चित्रकारों ने अपने चित्र के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता विकसित की। उनमें प्रमुख हैं हीगेल हो गया, अंडर्ट हो गया, और ऐसे ही जो कलाकार थे वो इनमें प्रमुख है। तो उसके साथ ही दोस्तों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी मिलकर ब्रुसेनसेफ्ट नामक एक संस्था का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी का एकीकरण था। और साथ ही दोस्तों, जर्मनी में वाइमर नाम का एक राज्य था, जिसमें एक येना विश्वविद्यालय था और उस विश्वविद्यालय में शिक्षकों को और छात्रों को राष्ट्रवाद के प्रति, आंदोलन के प्रति जागृत किया जाता था, लोगों में जागृति लाई जाती थी। तो इस तरह से लेकिन फिर भी मेटरनिक ने इसे कुचल दिया। मेटरनिक ने इसे दबाने के लिए कार्लसवाद के आदेश नामक एक घोषणा पत्र, एक तरह से आदेश कहेंगे, तो कार्लसवाद के आदेश को पारित किया, जिससे इन सभी राष्ट्रीयता को कुचल दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे जग रही थी। दोस्तों, इसके साथ साथ जर्मनी में आर्थिक और व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में वहां के व्यापारियों ने जालवेरी नामक एक संस्था बनाई, जिसने आगे चलकर जर्मनी में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद फ्रांस की 1830 की क्रांति का प्रभाव जर्मनी में भी पड़ रहा था। इससे वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत बढ़ गई, परंतु मेटरनिक द्वारा इसे कुचल दिया गया। लेकिन आगे चलकर 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में दोबारा क्रांति हुई और मेटरनिक युग का अंत हुआ, तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। इसके बाद उन्होंने मार्च 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पे अपने सदन की सभा बुलाई, जहां पे उन्होंने निश्चित किया कि प्रसा का शासक
फ्रेडरिक विलियम जर्मनी राज्य की सत्ता संभालेगा और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करेगा। परंतु जो फ्रेडरिक विलियम था वो इसके खिलाफ था। वो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था और इसके साथ साथ वो ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष करने से भी बचना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं माना। परंतु आगे चलकर जब फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो गई तो उसका भाई विलियम वहां का शासक बना, जो कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था और लोगों में समानता, आर्थिक समानता, व्यापारिक समानता स्थापित करना चाहता था। और इसके लिए उसने कई आर्थिक सुधार किए, औद्योगिकरण किया तथा सड़कों का निर्माण किया, ये सब चीजें की, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया और आगे चलकर उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त। तो आइए अब हम बिस्मार्क के बारे में जान। तो दोस्तों, बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। जिस तरह हमने इटली में देखा था कि काउंट कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था, उसी तरह से बिस्मार्क भी एक सफल कूटनीतिज्ञ था। और साथ ही वो जो जर्मन संसद, जिसे हम डायट भी कहते हैं, तो वो डायट का एक सदस्य था, जहां वो अपनी कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। और ये उसकी कूटनीति की सफलता ही थी कि चाहे वो उदारवादी लोग हों या फिर कट्टरवादी, सब उसे अपना समर्थन देते थे। तो अब बिस्मार्क भी जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोचने लगा। उसने भी जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब आगे बिस्मार्क ये सोचता था कि बिना सैन्य शक्ति के ऑस्ट्रिया को नहीं हराया जा सकता, बिना सैन्य शक्ति के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की नीति का तात्पर्य यह है कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। तो अब जो 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा संधि हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, उसका बिस्मार्क ने विरोध किया और इससे लोगों के बीच भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा विकसित हुई। और तो अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव था। तो अब बिस्मार्क ने प्रसा को मजबूत करना शुरू किया और वह किसी भी मायने में ऑस्ट्रिया से पीछे नहीं रह गया था। अब वो ऑस्ट्रिया के बराबर ही शक्तिशाली हो गया था। तो उसने अब 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्सविग और होल्स्टीन के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। और डेनमार्क के राज्यों सेल्सविग और होल्स्टीन को जीतने के बाद सेल्सविग को प्रसा ने रख लिया और होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया को दे दिया। तो अब क्या हुआ कि सेल्सविग और होल्स्टीन दोनों ही राज्यों में जर्मन जो लोग थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो बिस्मार्क ने जर्मनी राष्ट्रवाद की भावनाओं को और भड़का दिया, जिससे सेल्सविग और होल्स्टीन दोनों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भड़क उठी। तो अब वहां पर होल्स्टीन में लोगों ने आंदोलन करने लगे, जो कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में था। तो ऑस्ट्रिया ने उसे कुचलने के लिए अपनी सेना भेज दी, लेकिन ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन के मुद्दे को दबाने के लिए प्रसा से होकर जाना था। तो प्रसा ने ऑस्ट्रिया के सैनिकों को रोक दिया। दोस्तों, बिस्मार्क ये जानता था कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया से युद्ध करना आवश्यक है, परंतु वो ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। इसके लिए उसने फ्रांस के राजा नेपोलियन III के साथ एक संधि की, जिसके तहत वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में निष्क्रिय रहेगा। इसके साथ ही उसने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल के साथ भी एक संधि की कि उस संधि में यह था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में इटली भी ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा। इससे अपमानित होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु दोनों तरफ से फंसकर वो उस युद्ध में पराजित हो गया। इस युद्ध को हम दोस्तों सेडोवा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस तरह जर्मनी के एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था।
क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी इलाकों पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था और उसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर के आया, जिस पे प्रसा के राजकुमार का अधिकार स्वाभाविक था, परंतु फ्रांस ने इसका विरोध किया, जिसे बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए प्रेस में उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे फ्रांस चिढ़ गया और उसने 19 जून 1870 ईस्वी को सेडोन युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। इस युद्ध के बाद में यानी उपरांत में 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में एक संधि का आयोजन किया गया, जिसके तहत दोनों देशों में शांति स्थापित की गई। इसके उपरांत 1871 ईस्वी में यूरोप में एक महाशक्ति का पतन हुआ यानी फ्रांस का पतन हुआ और दूसरी महाशक्ति का उदय यानी जर्मनी का उदय हुआ। तो हमने पढ़ा, अब तक पढ़ा कि कैसे राष्ट्रवाद के कारण इटली और जर्मनी जैसे दो बड़े देशों का एकीकरण हुआ, परंतु इसके साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जग रही थी, जैसे यूनान हुआ, हंगरी हुआ, बोहेमिया हुआ। आगे चलकर उनके भी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके साथ ही दोस्तों यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता था। इसके साथ ही स्लाव जाति की बहुलता के कारण सर्बिया जैसे देश का यूरोप में जन्म हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमने इसके और 2 पार्ट्स बना चुके हैं, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर दीजिए या फिर ऊपर आई बटन होगा उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।